हे एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ ईज 24/7 पर। आज हम ईवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ये क्वेश्चन है दिसंबर 2019 का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ईवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 61 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है। तो हम अभी पहले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि अ पर्सन बोर्डेड, मतलब यहाँ से शुरू करते, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरला जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 में नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी कितनी है? डिस्टेंस दिया हुआ है 2102 किलोमीटर। तो ट्रेन की टोटल औसत चाल बतानी है, यानी औसत चाल यानी आपको स्पीड निकालना है। तो आपको गिवन क्या है? गिवन है आपको डिस्टेंस दिया हुआ है ना। तो डिस्टेंस दिया हुआ है तो 2102। आपको निकालना क्या है? स्पीड निकालना है। ठीक है, स्पीड निकालना है। और टाइम दिया हुआ है, लेकिन टाइम एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है। एग्जैक्ट टाइम आपको क्या करना है? निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमको टाइम निकालना पड़ेगा। ट्रेन कब चली? 29 नवंबर को चली है ना। और कब पहुंची? 1 दिसंबर को पहुंची। ठीक है, 1 दिसंबर को पहुंची, 29 नवंबर को चली ट्रेन। ठीक है ना। अब ये देखिए कि 29 से 1 के बीच में एक और डेट आ रहा है जो कि है 30 नवंबर का डेट है ना। टोटल लगभग 3 दिन की जर्नी हो रही है अप्रॉक्स, अगर माना जाए तो यहाँ से यहाँ कब 29 नवंबर को कितने बजे चली ट्रेन? 19:45 पे। 19:45 यानी अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो 7:45 पे ये कहाँ से चली? गुजरात से चली। तो आप 29 नवंबर से लेके 30 नवंबर को 19:45 तक का अगर टोटल टाइम निकालोगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 24 घंटे हो जाएंगे। कितना होगा? 24 घंटे हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ आपको क्या हो गए? 24 घंटे हो गए। ठीक है, ये आपके 24 घंटे हो गए। अब क्या है? 19:45 से लेके 30 नवंबर का 12 बजे रात तक निकालना है। तो 12 बजे रात को हम क्या बोलते हैं? 24 मान के लेके चलते हैं। ठीक है, तो 24 में से आपको 19:45 माइनस करना होगा। ठीक है, 19:45 माइनस करेंगे तो टोटल आपको, तो देखिए 24 में से तो ये 00 से तो 45 जाएगा नहीं, तो वही कैरी 1 लेते हैं तो 23.60 हो जाएगा। कैरी लेने पर जब हम टाइम में कैरी लेते हैं ना तो वो मिनट में चेंज होता है, तो 60 मिनट हो जाएगा और फिर यहाँ पे 19:45 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टाइम निकलेगा तो टाइम कुछ आपका आएगा, इसको माइनस करेंगे। एक तो हमारा यहाँ पर मिल गया है 24 घंटे, दूसरा यहाँ से निकलेगा टाइम, ये हो जाएगा आपका 10 में से 5 जाएगा 5 और 6 में से 4 जाएगा 2। ठीक है, और ये यानी 4 घंटे कितना हो जाएगा? 10 में से 5 जाएगा 5 और 5 में से 1 15, 4 घंटा 15 मिनट। तो पहला टाइम निकला, ये दूसरा का टाइम ये निकला। और उसके बाद पहुंची कब थी ट्रेन? 7 बज के कितने बजे पहुंची थी? यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पर कहीं दिया था 11:45 में पहुंची है ट्रेन, तो यहाँ पे 11:45 भी लेके है ना। ग्यारह 45, तो टोटल आपको टाइम निकल गया यहाँ पे 24 में प्लस करेंगे 4 घंटा 15 मिनट
24 घंटे हुए, फिर 4 घंटा 15 मिनट, और हो गया था अपना 11:45। टोटल जोड़ने पे आपको टाइम आ जाएगा 39:60। ठीक है, 39:60 के बाद, अगर 60 का मतलब होता है 1 मिनट यानी 40 आवर। ठीक है ना, 40 आवर आ गया। तो आपका डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 2120। ठीक है, और टाइम आपका निकल गया 40। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप डिवाइड करोगे तो 0 से 0 जाएगा, ये हो जाएगा 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12, यानी 53 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। यानी कितना आया, 53 किलोमीटर पर आवर, और ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, है ना। इसको फास्ट करने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेट लिफ्टर ऑफ ए इंटरनेशनल फेम। इंटरनेशनल फेम में सबसे वेट लिफ्टर का नाम बताना है। वो कौन सी ऐसी महिला है जो कि इंटरनेशनली वेट लिफ्टर है ना, यानी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर उनको माना जाता है। तो वो कौन है, वो है कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि 130 किलोग्राम तक का वेट उठा सकती है। और वो उनको कितने मेडल टोटल मिले हैं, 29 मेडल मिले हैं। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ रूट। आपको बताना है कि ग्रुप ऑफ रूट का, इन सब में से ग्रुप ऑफ रूट कौन सा है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। देखिए वीट रूट है, लेकिन पोटैटो एंड जिंजर जो है वो स्टेम यानी तना है। कैरेट, टर्मरिक एंड जिंजर, देखिए जिंजर क्या है, ये स्टेम है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी कट गया। अब यहाँ पे देखिए स्वीट पोटैटो, रेडिश एंड टर्मरिक, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब लास्ट में देखते हैं कैरेट, बीटरूट एंड रेडिश। हाँ, ये तीनों जो है ना, ये ग्रुप ऑफ रूट है, और यही आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिजर्ट ओक इज अ ट्री विच इज फाउंड इन, यानी रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो कि पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, है ना, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है डिजर्ट ओक ट्री। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेफेंथीज अ प्लांट विच हंट, है ना। नेफेंथीज किसको बोलते हैं हम लोग, पीचर प्लांट को बोलते हैं। तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है, तो आपको बताना है कि कौन कौन से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सही है। पहला है प्लांट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया, बिल्कुल सही है। इन तीनों जगह पे ये क्या होती है, ये प्लांट पाए जाते हैं। इट हैज़ ए पिक्चर लाइक शेप एंड इट्स माउथ इज कवर विथ अ लीफ। पिक्चर लाइक का शेप का मतलब क्या होता है, इस तरह का कुछ शेप होता है, और लीफ से ये क्या होता है, उसका लीफ से उसके क्या होता है, कवर रहता है। ठीक है ना, उसका माउथ। और जैसे ही कोई इंसेक्ट आके यहाँ बैठता है तो ये क्या करता है, इस लीफ को बंद कर लेता है, और वो उसको इस इंसेक्ट्स को क्या करता है, ट्रैप कर लेता है। ठीक है, इट ट्रैप एंड ईट ओनली इंसेक्ट्स, नहीं इंसेक्ट्स को नहीं, ये देखिए इवन माइस को भी करता है ना, माइस को करता है, फ्रॉग को करता है, इन सब चीज़ों को वो ट्रैप करता है, सिर्फ इंसेक्ट्स को नहीं। तो ओनली यहाँ पर दिया है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये बी ऑप्शन सही था आपका। इट इमिट ए प्लीजेंट साउंड, देखिए साउंड इमिट नहीं करता है, वो स्मेल यानी एक स्पेशल टाइप का स्मेल को क्या करता है, रिलीज करता है, जिससे क्या होता है, इंसेक्ट्स और अदर एनिमल क्या होते हैं, छोटे एनिमल, वो अट्रैक्ट होते हैं और उनके पास चले जाते हैं। तो ये दोनों गलत हो गए, यानी सी एंड डी गलत होगा, ए और बी सही होगा। तो कौन से ऑप्शन में ए एंड बी, फर्स्ट ऑप्शन ही है आपका, ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ेंगे। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज गांधी सीसोर लोकेटेड वेयर द महात्मा गांधी डिड हिज फेमस मार्च बिफोर इंडिपेंडेंस। देखिए
आपको बताना है कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में है। तो कौन से, सबसे पहले तो आपको ऑप्शन इसका आंसर बता दें कि आंसर इसका होगा गुजरात। यानी दांडी कहाँ है, दांडी सीसोर कहाँ है, गुजरात स्टेट में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ से महात्मा गांधी ने क्या किया था, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सत्याग्रह जिसको साल्ट सत्याग्रह कहा जाता है उसको क्या किया था, वहाँ लेकर गए थे। कहाँ से ये सत्याग्रह शुरू हुआ था, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930। यानी 12 मार्च 1930 में ये सत्याग्रह शुरू किया गया था। बिफोर इंडिपेंडेंट यानी भारत की आज़ादी से पहले नमक कानून के विरुद्ध में एक यात्रा शुरू की गई थी जिसको हम लोग साल्ट सत्याग्रह या दांडी यात्रा भी कहते हैं। वो कहाँ से चली थी, साबरमती आश्रम से कहाँ तक गई थी, दांडी के सीसोर तक, और वहाँ नमक बना के नमक की कानून को तोड़ा गया था। ये थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज है, आप इसको समझ सकते हैं। कब स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च 1930 को, और ख़त्म कब हुआ था, 6 अप्रैल को, है ना, 6 अप्रैल को ये ख़त्म हुआ था। ठीक है ना, तो कितने डेज हो गए, टोटल 24 डेज का ये टोटल यात्रा था, है ना। तो ये एक जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ये बता दिया मैंने। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ेंगे हम। हाई फीवर विथ सीवर विच कैन बी ट्रीटेड विथ द बार्क ऑफ सिंकोना ट्री, है ना। क्या बता रहा है कि तेज बुखार आता है कब, सीवरिंग होके, यानी ठंड लग के जब तेज बुखार आता है, और उसका इलाज किससे किया जाता है, सिंकोना ट्री के बार्क से, है ना, सिंकोना ट्री के बार्क से उसका इलाज किया जाता है। तो वो कौन सा फीवर है और उस फीवर का नाम क्या है, तो वो क्या है, मलेरिया, है ना। मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया में हाई फीवर रहता है, और कैसे होता है, ठंड लग के आपको बुखार लगती है, आपको बहुत ज़्यादा ठंड कपकपाहट वाली फीलिंग होती है, और आपको फीवर होता है हाई। ठीक है ना, तो वो कौन सी बीमारी है, वो मलेरिया के बारे में बताया। और ये सिंकोना ट्री के बार्क से अभी कोविड में भी रिसेंटली जो कोविड आया था उसमें भी इस सिंकोना ट्री के बार्क से ही क्या किया जा रहा था, मेडिसिन बनाई जा रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A doctor is located at X and his hospital is located at Y. There is no straight lane from the doctor house to the hospital. So the doctor first goes to A which is 600 meter due to the east X. ठीक है ना, सबसे पहले तो देखेंगे कि X क्या है, डॉक्टर कहाँ है, X पर है, यानी डॉक्टर का घर कहाँ है, X पर है। ठीक है, तो आपको X देखना है, डॉक्टर का घर है, और Y जो है वो डिनोट किसको कर रहा है, उसके हॉस्पिटल को। तो सबसे पहले यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए कि डॉक्टर क्या करता है, फर्स्ट कहाँ जाता है, ए के पास जाता है, और एक कितने दूरी पर है, 600 मीटर दूरी ईस्ट पर है। यानी ये डॉक्टर अगर यहाँ है तो यहाँ से अगर ये 600 मीटर जाएगा तो ये ए पॉइंट पर पड़ेगा, और वो किस डायरेक्शन में है, ईस्ट पे है। एक मिनट, यहाँ से देखिए, डॉक्टर अगर यहाँ एक्स पर है तो ईस्ट क्या होता है, अब यहाँ पे आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। ठीक है ना, डायरेक्शन का अगर आपको पता रहेगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, क्योंकि डायरेक्शन से एक क्वेश्चन पक्का, मैप से डायरेक्शन से एक क्वेश्चन पक्का बनता है। ये क्या होता है, आपका नॉर्थ है, पॉइंटर काम नहीं कर, ये आपका नॉर्थ होता है। ठीक है, ये साउथ, ये ईस्ट, और ये वेस्ट होता है। ठीक है, ये होता है। तो सबसे पहले डॉक्टर का घर जो है वो यहाँ है, ये देखेंगे, यहाँ से कहाँ जाता है, ईस्ट के साइड जाता है, ए, है ना, ए पर कितना मीटर ये तय करता है, 600 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, ईस्ट, then he goes to B which is 450 meter due to the south of A। अब साउथ ऑफ A है B, कितना है, 450। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है then to C which is 120 मीटर ड्यू टू वेस्ट ऑफ, यानी सी के वेस्ट में 120 मीटर ये जाएगा, तो ये सी के पास पहुंचेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे 120 मीटर के। And finally reach hospital at Y at 90 मीटर ड्यू टू नॉर्थ ऑफ C। यानी C से नॉर्थ कहाँ जाएगा, नॉर्थ ऊपर जाएगा ना, यहाँ पे डायरेक्शन में देख सकते हो नॉर्थ ऊपर जाएगा, तो 90 मीटर दे रहा है, ठीक है 90, ठीक है। अब ये इसका हॉस्पिटल है, तो आपको क्या बताना है विथ रिस्पेक्ट टू हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल के रिस्पेक्ट में करेक्ट डायरेक्शन ऑफ इस हाउस। तो इसका हाउस कहाँ है, देखिए इस साइड पड़ रहा है इसका हाउस, ये इसका हाउस है और ये हॉस्पिटल है। तो हाउस किस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है, देखो ये डायरेक्शन शो कर रहा है। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, इन नॉर्थ वेस्ट में है इसका हाउस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चिरो इज ए डांस फॉर्म ऑफ द पीपल। चिरो किस स्टेट का डांस है ना, कहाँ के लोग जो हैं वो चिरो डांस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो वो कहाँ के लोग करते हैं, चिरो डांस मिजोरम के लोग करते हैं, है ना। चिरो डांस कहाँ के लोग करते हैं, मिजोरम के डांस लोग करते हैं। ये डांस जो होता है ना वो बैम्बो स्टिक को लेके करते हैं, इस तरह की बैम्बो स्टिक को जोड़ के वो क्या करते हैं, डांस परफॉर्म करते हैं, और इसके बीचों में वो अपने पैर रख रख के डांस करते हैं, ठीक है ना। तो चिरो डांस कहाँ का है, मिजोरम के लोगों का प्रसिद्ध डांस फॉर्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेबरिंग स्टेट ऑफ तमिलनाडु का नेबरिंग स्टेट को बताना है, ठीक है ना। तमिलनाडु का नेबरिंग स्टेट आपका कौन कौन से होंगे। तो अगर आप इंडिया का मैप ड्रॉ करके देखोगे, अगर रफली मैप को ड्रॉ करोगे तो इस तरह का कुछ इंडिया का मैप दिखता है। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहला देखिए आंध्र प्रदेश। सबसे पहले आपको तमिलनाडु बोलो तो तमिलनाडु का एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ कहीं तमिलनाडु पड़ता है, ठीक है। ये है आपका तमिलनाडु। एक मिनट, अगर एग्जैक्ट आपको देखना है तो पहले आप देख लीजिए स्टेट कौन कौन से हैं। कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ तो कहीं से नहीं होगा क्योंकि छत्तीसगढ़ तो यहाँ पड़ता है, ठीक है। केरल है यहाँ पर, ये हो गया कर्नाटक, ये हो गया तमिलनाडु, ठीक है, और ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा तो होगा नहीं, उड़ीसा यहाँ कहीं पड़ता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र यहाँ है तो ये तमिलनाडु का नेबर स्टेट होगा ही नहीं, पड़ोसी राज्य के बारे में पूछ रहा। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, छत्तीसगढ़ होगा नहीं। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, देखिए ये है आपका तमिलनाडु था और ये था आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये है केरला और ये है कर्नाटक। तो कौन से हुए, लास्ट ऑप्शन होगा आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटक इज द नेबरिंग स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following should not be the objective of teaching EVS at primary level as per NCF 2015। यानी आपको बताना है कि NCF 2015 क्या नहीं बताता है EVS टीचिंग के बारे में प्राइमरी लेवल पर। तो क्या इसमें क्या पूछा जा रहा है, पहला ऑप्शन देखेंगे तो नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड द क्रिएटिविटी ऑफ द चिल्ड्रन पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू द नेचुरल एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही, ऐसा EVS बोलता है कि बच्चों को क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी को क्या करना है, हम लोग को नर्चर करना है, क्या करना है, पोषित करना है, ठीक है ना। जिज्ञासा और सृजनात्मकता को क्या करना है, बढ़ावा देना है। दूसरा है टू इंगेज द चाइल्ड इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड ऑन एक्टिविटी टू एक्वायर द बेसिक कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर स्किल थ्रू द ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड इन्फरेंस। ये भी होगा, ये भी NCF कहता है कि बच्चों को क्या करना, अवलोकन और निष्करण निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यनात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले, यानी हैंड ऑन एक्सपीरियंस पर बल देता है। देखिए इसमें सारे पॉजिटिव वर्ड हैं, जहां जहां आपको पॉजिटिव वर्ड दिखे वो ऑप्शन होता है, NCF उस पर क्या करता है, फोकस करता है। दूसरा, द ट्रेन चिल्ड्रन टू लोकेट द कॉम्प्रीहेंड रिलेशनशिप बिटवीन द नेचुरल, सोशल एंड कल्चरल एनवायरमेंट, है ना। तो ये क्या होगा, ये भी होगा, क्या करता है कि बच्चों को क्या करना है, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण से क्या करना है, रिलेशनशिप बना के रखना है, तो इसके लिए भी प्रोत्साहित करता है। चौथा ऑप्शन हम देखेंगे, टू डेवलप द प्रिस्क्राइब
क्वांटिटेटिव स्किल अमंग द चिल्ड्रन थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंटल। देखिए, क्वांटिटेटिव स्किल को प्रमोट नहीं करना है, यहाँ पर ये नेगेटिव वर्ड आ गया कि बच्चों की प्राइमरी लेवल पर तो एटलीस्ट आपको नहीं करना है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड होगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा था कि कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, तो ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बच्चे की क्वांटिटिव क्या करना है, स्किल को प्रमोट करने की बात कर रहा है, और यही नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ेंगे हम। EVS फॉर क्लास 2nd to 5th इज सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेटेड, है ना। क्लास 3rd से लेके 5th में हम क्या करते हैं, EVS पढ़ाते हैं। तो क्या बोला है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में 3 से 5 के लिए एक विशेष क्षेत्र है जो संकलित किया गया है, तो आपको बताना है तो किस तरह पढ़ाना है EVS को। EVS का मतलब EVS में क्या क्या इंक्लूडेड है आपको ये बताना है। तो कॉन्सेप्ट एंड इशू ऑफ साइंस, साइंस तो है लेकिन और भी कोई चीज, और भी 2 चीजें हैं जो कि इसमें मिसिंग है। कॉन्सेप्ट और इशू ऑफ साइंस, सोशल स्टडी एंड एनवायरमेंटल स्टडी। हाँ देखिए, EVS क्या है, EVS है तीनों को मर्ज करके पढ़ाना है ना, मर्ज करनी है, मिक्स करके, साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन को मिला के क्या बना है, EVS बना है। और इन तीनों को इंटीग्रेटेड मैनर में, है ना, यानी संकलित करके पढ़ाना है। ये है क्लास 3 से लेकर 5th के EVS के बारे में। ऑप्शन नंबर 2 ही होगा करेक्ट। यहाँ पे फिर और भी ऑप्शन देखेंगे, द कॉन्सेप्ट एंड इशू ऑफ सोशल साइंस एंड साइंस। देखिए यहाँ पे एनवायरमेंटल स्टडी को या एनवायरमेंटल इक्वेशन को नहीं दिया है, तो ये तो गलत हो गया। और ये कॉन्सेप्ट एंड इशू ऑफ साइंस एंड फिर यहाँ पे सोशल साइंस नहीं दिया है, सोशल साइंस मिसिंग है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is true with respect to EVS? EVS के बारे में कौन सी बातें सही बताई गई हैं कि आपको बताना। EVS is subject taught from क्लास 1 से 5th, नहीं ये गलत है। EVS कब कहाँ से कहाँ हम पढ़ाते हैं, क्लास 3rd से 5th पढ़ाते हैं ना, क्लास 3rd से 5th हम क्या पढ़ाते हैं, EVS पढ़ाते हैं, तो ये तो रॉन्ग हो गया, आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना। फ्रॉम क्लास 1 and 2 EVS is taught through language and mathematics, बिल्कुल सही है। क्लास 1st and 2nd में EVS का कॉन्सेप्ट नहीं है ना, EVS नहीं पढ़ाया जाता। EVS को कैसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे, हम लैंग्वेज के थ्रू और मैथमेटिक्स के थ्रू हम इंट्रोड्यूस करेंगे, और फिर क्लास 3rd से पूरा EVS स्टार्ट हो जाता है। ये सही होगा और यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर भी ये सब क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। फॉर क्लास 2nd, 3rd and 4th इशू एंड कंसर्न ऑफ EVS टॉट थ्रू द लैंग्वेज एंड, ये तो गलत हो गया कि कहाँ से है, 3rd से बता रहा है ना, 2nd से बता रहा है, 2nd, 3rd and 4th, तो ये तो गलत हो गया। 5th को यहाँ पे छोड़ दिया गया और 2nd से तो पढ़ाया ही नहीं जाता। फिर फ्रॉम क्या बोलो, फ्रॉम क्लास 1 and 2 कंसर्न ऑफ EVS आर टॉट थ्रू साइंस एंड सोशल साइंस, ये तो बिल्कुल भी गलत है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। चिल्ड्रन गेट लॉट्स ऑफ स्पेस टू लर्न EVS थ्रू एक्सप्लोरेशन, दिस इंडिकेट दैट, है ना, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह क्या बताता है ना। तो ये आपको देखा, सबसे पहले ऑप्शन क्या दिया, EVS इज लर्न थ्रू रोड लर्निंग से तो दूर जाने को क्या बोलता है NCF कहता है कि रोड लर्निंग यानी रटाफिकेशन आपको नहीं करना है ना, आपको समझना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्सप्लोरेशन करना, एक्सप्लोर करेंगे बच्चे, है ना। 5E का कॉन्सेप्ट दिया है, किसने दिया है 5E का कॉन्सेप्ट EVS के लिए, NCF ने दिया है, तो ये तो होगा नहीं। EVS इज लर्न थ्रू इन्फॉर्मेशन के थ्रू EVS लर्न करेंगे, ये भी गलत है। देखिए EVS क्या होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर यानी बच्चे पर केंद्रित, है ना, पर्यावरण बाल केंद्रित होना चाहिए, जिससे बच्चे क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, हैंड ऑन एक्टिविटी करेंगे, है ना, एक्सपेरिमेंट के थ्रू सीखेंगे, है ना, कहानी सुन के सीखेंगे, इस तरह से बच्चे सीखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट आंसर। Next question, which of the following is a sub theme under the theme suggested in the EVS? अब आपको थीम के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी थीम है, यानी कौन कौन सी ब्रॉड थीम है, कौन कौन सी सब थीम है। इसमें डिवाइड किया है पूरा जो कॉन्सेप्ट है EVS का, जो जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं, इस 6 थीम के
अंतर्गत आते हैं और इसी के आसपास इर्द गिर्द घूमते हैं सारे चैप्टर्स ईवीएस के। तो देखिए फैमिली एंड फ्रेंड्स ये थीम है ना, ये ब्रॉड थीम में आता है। आपको क्या बताना है कि आपको सब थीम खोजना है, सब थीम यानी थीम के अंदर भी थीम है ना। तो फूड भी है थीम, ब्रॉड थीम, और थिंग्स वी कैन मेक एंड डू भी थिंक, ये है ब्रॉड थीम। बट लेकिन जो एनिमल जो है ना वो फैमिली एंड फ्रेंड्स की सब थीम में आती है। तो आपको क्या खोजना था, सब थीम खोजना था, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फैमिली एंड फ्रेंड्स में क्या कौन सी सब थीम आती है, 4 सब थीम आती है। एक आता है क्या, रिलेशनशिप, प्लांट, एनिमल एंड वर्क एंड प्ले, ये 4 सब थीम आती है किसमें, ये फैमिली एंड फ्रेंड्स में। ठीक है, तो आपको सब थीम खोजना था। एनिमल क्या है, सब थीम है। अगर एनिमल की जगह प्लांट भी देता तो वो भी सब थीम रहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायर प्रैक्टिस फॉर ईवीएस टीचर। ईवीएस टीचर के लिए मतलब निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है ना। ईवीएस टीचर के बारे में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। एड्रेसिंग मल्टीपल कल्चरल डायमेंशन ऑफ ए डाइवर्स क्लासरूम, बिल्कुल सही है। तो ये क्लास क्या है ना, डाइवर्स क्लासरूम रहता है ना। क्लासरूम में मल्टी कल्चर के बच्चे आते हैं, अलग अलग परिवेश के बच्चे आते हैं, अलग अलग उनकी संस्कृति रहती है। तो उसको क्या करना है, एड्रेस करना है ना, उसको संबोधित करना है, ये बिल्कुल सही है। Encourage children to provide important info related to concept of EVS. लीनियर अरेंजमेंट ऑफ 6 थीम्स, देखिए लीनियर मल्टीपल अरेंजमेंट करना है। लीनियर यानी एक दिशा में एक तरह से नहीं पढ़ाना है ना। रिले ऑन टेक्स्ट बुक पर क्या करना है, आश्रित नहीं रहना है। ठीक है ना, आपको टेक्स्ट बुक पर भी आश्रित नहीं रहना है, आपको लीनियर अरेंजमेंट भी नहीं करना है, और आपको इंफॉर्मेशन के थ्रू नहीं पढ़ाना, आपको एक्सप्लोर करना है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है ना, आपको हैंड ऑन एक्टिविटी करना है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे अच्छा आपको ऑप्शन नंबर 1 लग रहा है कि आप जो मल्टीपल कल्चर वाले, मल्टीपल डाइवर्सिटी वाले बच्चे जो क्लास में आते हैं उसको क्या करना है, उसको पोषित करना है, उसको संबोधित करना है और इक्वली सब पर ध्यान देना है। तो और क्या करना है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करना है क्लासरूम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्टिव नॉलेज इन ईवीएस बाय द चिल्ड्रेन, है ना। यहाँ पर निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले क्या दिया है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द चिल्ड्रेन, बहुत जरूरी है बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी क्लास एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, पैसिव नहीं होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पर फोकस करना है, बच्चे एक्टिव होना बहुत जरूरी है ना। कम्युनिटी मेंबर ऑफ द चिल्ड्रेन, टेक्स्ट बुक ऑफ द ईवीएस, और डिस्क्रिप्शन एंड डिफिनेशन गिवन इन अ टेक्स्ट बुक। देखिए पहला तो होगा, ठीक है। अब ईवीएस ऑफ द टेक्स्ट बुक भी होगा यहाँ पे। ये देखिए ईवीएस ऑफ द टेक्स्ट बुक क्या है ना, वन ऑफ द सोर्स है ना, ओनली सोर्स नहीं है। अगर यहाँ पे दिया रहता ना कि ओनली सोर्स है तब इस ऑप्शन को नहीं लेते, लेकिन टेक्स्ट बुक वन ऑफ द सोर्स के रूप में यहाँ पे बताया गया तो ये भी ऑप्शन होगा। ठीक है ना, अब देखते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन एंड डिफिनेशन गिवन इन अ टेक्स्ट बुक, उसके थ्रू आप बच्चे का क्या करेंगे, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे, बिल्कुल गलत है। इस पर आपको फोकस नहीं करना है ना, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और सी सही होगा। कम्युनिटी मेंबर ऑफ द चिल्ड्रन बिल्कुल सही है। देखिए अब क्या है ना कि ईवीएस क्या करता है ना, कि ईवीएस क्या बताता है, एनसीएफ क्या बताता है कि बच्चों को क्या करना है ना, रियल लाइफ एक्सपीरियंस का एक्सपोजर देना है। मतलब क्या है कि अगर आप डॉक्टर के बारे में बता रहे हैं और किसी डिजीज के बारे में बता रहे हैं और क्लासरूम में किसी कम्युनिटी मेंबर ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब किसी डॉक्टर को लाके, किसी किसान को लाके अगर आप खेती के बारे में पढ़ा रहे हैं या आप लैंड के बारे में, और वो किसान को ले जाके आप वो अगर क्लास में आके समझाए तो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे, बच्चे ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। अगर आपको कहीं कुछ दिखाना है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट दिखाना है तो वहाँ ले जाके दिखाओगे, तो ये सब क्या है, कम्युनिटी मेंबर में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी सही होगा, डी तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए, बी एंड सी, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चिल्ड्रन आर इफेक्टिवली इंगेज इन ईवीएस लर्निंग, है ना। किस यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, किस में बच्चे क्या होंगे,
बहुत अच्छे से क्या रहेंगे, इंगेज रहेंगे, है ना। बहुत ही प्रभावशाली तरीके से बच्चे क्या रहेंगे, बच्चे पर्यावरण अध्ययन से जुड़े रहेंगे। तो आपको आपको बताना है इस ऑप्शन में से कौन कौन। देखिए नरेटिव है ना, नरेटिव स्टोरी है ना, इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट बाय द टीचर। ये तो टीचर सेंटर एजुकेशन के बच्चे टीचर क्या कर रहा है, इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट को इफेक्टिवली एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये तो होगा नहीं। बच्चे टीचर के एक्सप्लेन करने से ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे समझ ही जाएंगे, है ना। तो ये तो एक तरह से लेक्चर मेथड की तरफ फोकस कर रहा है। इफेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट बाय द टीचर। टीचर अगर इफेक्टिवली पढ़ाते हैं और सारे बच्चे समझे, ऐसा नहीं पढ़ाना, आपको ऐसा पढ़ाना है ना कि इस तरह का मेथड को यूज करना है जिससे बच्चे भी क्या रहे, एक्टिव रहे, बच्चे भी इन्वॉल्व रहे। और ये जो दोनों आपको लग रहा है ना, नरेटिव अगर कहानी के थ्रू है ना, वृतांत के थ्रू, कहानियों के थ्रू अगर बच्चे को लगे तो बच्चे क्या होंगे, बहुत इंटरेस्ट के साथ उस चीज को सीखेंगे और समझेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी आपका सही होगा। नेक्स्ट तो देखेंगे हम अपना क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस टीचर who encourage his and her children to observe animal and make picture on their own is are, है ना। यहाँ पे बोल रहा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उसका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य है। किस लिए वो, उसका क्या है, उसका मोटिव क्या है, बच्चों को क्या बोल रहा है, इनकरेज कर रहा है कि आप एनिमल को देखिए और उसकी पिक्चर को ड्रॉ करिए, बनाइए खुद से। डेवलप क्रिएटिविटी ऑफ द चिल्ड्रन, बिल्कुल सही है। जब बच्चे किसी चीज को ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, उनकी क्रिएटिविटी डेवलप होगी, बिल्कुल सही है। ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन स्किल ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चे किसी जानवर को देखेंगे तो क्या होगा, उसको एब्जॉर्व करेंगे, अवलोकन करेंगे और उनकी डिजाइन स्किल भी डेवलप होगी। एस्थेटिक सेंस एंड चिल्ड्रन, सौंदर्यगत संवेदना का विकास, बिल्कुल सही। ये तीनों ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए बी एंड सी, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, यानी तीनों आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। इन ईवीएस लर्निंग ऑफ क्राफ्ट एंड आर्ट वाइल वर्किंग इन अ ग्रुप इज इनकरेज बिकॉज, ईवीएस लर्निंग में आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाने के लिए आप ग्रुप में क्या कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं ना, वर्किंग इन एन ग्रुप। मतलब ईवीएस की जो लर्निंग है वो ग्रुप में किस तरह होगी जब आप आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाएंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ पे हम ऑप्शन पढ़ेंगे। ग्रुप लर्निंग इज ईजियर एंड वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर टीचर टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन इन अ क्लास। देखिए ग्रुप लर्निंग हम इसलिए नहीं करते हैं ना कि टीचर का बर्डन कम हो, टीचर को क्लासरूम कंट्रोल करने में इजी है ना, क्लासरूम मैनेजमेंट करने में इजी है, इसलिए हम ग्रुप लर्निंग नहीं करते। ग्रुप लर्निंग का यानी सोशल इंटरेक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट वे ये है कि इम्पॉर्टेंट बात ये मानी जाती है कि बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, तो इसलिए ग्रुप लर्निंग कराई जाती है, इसलिए नहीं कि टीचर का बर्डन कम हो जाए। तो ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये गलत हो गया। ठीक है, ग्रुप लर्निंग प्रमोट पीयर लर्निंग, बिल्कुल सही। ग्रुप लर्निंग से पीयर लर्निंग होती है, यानी दो बच्चे क्या होते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। ग्रुप लर्निंग इन्वॉल्व सोशल इंटरेक्शन, बिल्कुल सही है, सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है ना। ग्रुप लर्निंग हेल्प टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ द ईवीएस इन टाइम। देखिए सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ग्रुप लर्निंग नहीं होती। ग्रुप लर्निंग का मोटिव होता है कि बच्चे क्या हो, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू सीखे, पीयर लर्निंग हो, रेसिप्रोकल टीचिंग हो, इन सब चीज़ों पर फोकस करता है, और ये वाइगस्की ने अपनी थ्योरी में बताया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एंड सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, देखते हैं, बी एंड सी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स फॉर ईवीएस लर्निंग, यानी आपको इन चारों में से बताना है कि सबसे इफेक्टिव रिसोर्स कौन सा है, सबसे प्रभावशाली साधन ईवीएस को पढ़ाने के लिए। फैमिली मेंबर, मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, न्यूज़पेपर और क्लासरूम। तो आपका आंसर क्या होगा, क्लासरूम हो गया, फैमिली मेंबर। देखिए फैमिली मेंबर के थ्रू भी ईवीएस सीख सकते हैं, है ना, क्योंकि हम क्या मानते हैं, फैमिली मेंबर इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ एनी चाइल्ड। मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, इससे भी सीख सकते हैं, इफेक्टिव मेंबर ये भी होगा।
न्यूज़पेपर के थ्रू भी हम सीख सकते हैं। जैसे क्या न्यूज़पेपर में डे टू डे बहुत सारे डेटा आता है, डेटा आने से बच्चे देखेंगे, उसको क्या करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे। बहुत सारे पेड़ कटते हैं, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड इश्यूज आती हैं, है ना, तो उसको न्यूज़पेपर के थ्रू भी आप या तो बच्चे देखेंगे, बच्चों को आप देखने को बोलो, या क्लासरूम में आप न्यूज़पेपर लेके आओ, तो ये इफेक्टिव रिसोर्स माना जाता है। क्लासरूम अपने क्या है, वन ऑफ द इफेक्टिव रिसोर्स नहीं है, है ना। इफेक्टिव रिसोर्स के वन ऑफ द रिसोर्स है, लेकिन मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा, A, B and C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज EVS इज फॉलोड। कौन से लर्निंग पर फोकस करता है EVS, ठीक है ना। ग्लोबल से लोकल बिल्कुल गलत है, लोकल से ग्लोबल हम जाते हैं, ये तो नहीं होगा, ये होगा, ये उल्टा दिया है ना, लोकल से हम ग्लोबल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। देखिए EVS कहाँ पढ़ाते हैं हम लोग प्राइमरी लेवल पे पढ़ाते हैं। तो प्राइमरी लेवल पे आपको क्या पढ़ाना है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर जाना है, यानी कि कोई चीज़ों को सामने रख के बच्चे को सिखाना है, ना कि आप बच्चे को आप इमेजिनेशन के थ्रू सिखाएं। तो ये तो गलत हो गया। अननोन टू नोन, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। बच्चों की इतनी मेंटल एबिलिटी हुई ही नहीं रहती है कि वो इन सब चीज़ों को कर सके। ऑप्शन नंबर 4 है, नोन टू अननोन। हाँ बिल्कुल सही। पहले जो बच्चे जानते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना है। ऑप्शन नंबर 4 होगा कि बच्चे जो जानते हैं पहले उसको बताइए, फिर आप ऐसी जगह ले जाए जो वो नहीं जानते, उसको समझाइए। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a tool for formative assessment of EVS लर्निंग EVS। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है कि जब आपकी पढ़ाई चलती रहती है, उस दौरान जो आपकी असेसमेंट होती है, जब आपका आकलन होता है, वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। यानी बीच बीच में जो ये होते हैं ना, फर्स्ट टर्म टेस्ट, सेकेंड टर्म टेस्ट, ये सब होती है, उसी में प्रोजेक्ट रहता है, असाइनमेंट रहता है, ये सब क्या है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। तो असेसमेंट हम लोग 2 तरह के पढ़े, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द लर्निंग होता है, और जब लर्निंग हो जाता है उसके बाद एट एंड ऑफ द सेशन, यानी जब आपका लास्ट होने लगता है, जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है और लास्ट में आपका जो असेसमेंट होता है उसको समेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट को और क्या बोलते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, और समेटिव को बोलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, है ना। तो यहाँ पे ये असेसमेंट क्यों होती है, आपके लर्निंग में क्या करने के लिए, तेजी लाने के लिए, लर्निंग में सुधार करने के लिए। तो आपको यहाँ पे यही बता रहा है कि कौन सा टूल नहीं होगा, ठीक है ना। फॉर्मेटिव असेसमेंट तो पोर्टफोलियो होगा। पोर्टफोलियो क्यों बनाया जाता है, बच्चे का जो भी अच्छे बुरे काम होते हैं ना, उसकी एक अच्छी सी लिस्ट, एक अच्छी सी एक क्या बनाई जाती है, फाइल बनाई जाती है, और उसमें अच्छे बुरे काम को लिखा जाता है ना। तो ये होगा। रेटिंग स्केल क्या है, बच्चे की बिहेवियर के, बच्चे की एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी को रेटिंग स्केल के थ्रू क्या किया जाता है, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट करके क्या किया जाता है, मार्क किया जाता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी उसी तरह का एक रिकॉर्ड होता है। एनुअल अचीवमेंट टेस्ट कब होता है, एट द एंड ऑफ द सेशन, यानी सबसे लास्ट में होता है, जो कि पूरे साल का लेखा जोखा होता है। और यही फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट नहीं, ये किसका पार्ट है, ये है समेटिव असेसमेंट का पार्ट, ठीक है ना, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड हम पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर था। Which of the following should be avoided while assessing children in EVS। देखिए EVS के असेसमेंट के दौरान किस चीज़ को हमें इग्नोर करना है, अवॉइड करना है ना। तो सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट देखेंगे, जजिंग द आंसर गिवन बाय द चिल्ड्रन इन टर्म ऑफ राइट एंड रॉन्ग। देखो बच्चे ने कोई आंसर दिया, तो बच्चे अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, आंसर देते हैं। तो आपको डायरेक्टली किसी भी बच्चे को ये नहीं बोलना है कि नहीं आपने तो गलत बोल दिया, नहीं आपका गलत आंसर है, नहीं ना, आपको उसको सही आंसर तक लेके आना है। इस तरह से बिहेव करना है कि बच्चे ने जो दिया है वो अपनी समझ के अकॉर्डिंग दिया है, तो आपको बच्चे को तो जज तो करना ही नहीं है ना। इससे क्या होगी, बच्चे में इन्फेरिटी आ जाएगी, बच्चे में क्या हो जाएगी, हीन भावना आ जाएगी। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसको तो अवॉइड करना है ना।
Discuss what we have learned given at the end of each chapter of the EVS textbook of the class 5. यूज इन इंडिकेटर फॉर असेसमेंट, इंडिकेटर ऑफ असेसमेंट भी करेंगे। ये आप कर सकते हैं कि आप क्या हमने पढ़ा उसके बारे में क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। क्वालिटी असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग, क्वालिटी असेसमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव क्या है, किस चीज़ को अवॉइड करना है, बच्चे को आप जज नहीं करोगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड हम बढ़ेंगे, ठीक है। A teacher of class 5 conduct an activity in which she asks her children to drop some sugar on the ground and asks them to wait until the ant come there. यहाँ पे टीचर क्लास 5 की टीचर है, वो बच्चों को क्या कहती है कि कुछ शुगर यानी चीनी की क्या करना है, चीनी के दानों को क्या करना है, जमीन पर गिरा देना है और वेट करना है। आपको देखना है कि एंट वहां पर आ रही है कि नहीं, तब तक आपको वहां पे देखना है जब तक कि क्या होता है कि कोई भी मीठा सामान अगर आप गिरा दो तो क्या होती है, यहाँ पे सेंसस से क्वेश्चन है ना, क्या आपका सुपर सेंसस नाम का चैप्टर है, उससे क्वेश्चन है कि बच्चे मतलब जो जानवर होते हैं उनकी भी सेंस बहुत अच्छी डेवलप होती है। और आपको तो ये टीचर बोलता है कि आप चीनी के दानों को आप गिराइए फर्श पर और कुछ देर तक आपको वेट करना है जब तक कि वो क्या चींटियां ना आ जाए। चिल्ड्रन कैन गिवन मीनिंगफुल लर्निंग फॉर दिस एक्टिविटी। तो इसमें क्या मतलब बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, है ना। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इनकरेज हीज एंड हिज चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व द एक्टिविटी, बिल्कुल सही है। अपने चिल्ड्रन को क्या करना है, एब्जॉर्व करना है, बच्चों को इनकरेज करना है कि वो उस एक्टिविटी को क्या करे, एक्टिविटी का अवलोकन करें एब्जॉर्वेशन स्किल को बढ़ाने के लिए। इनकरेज हिज एंड हिज चिल्ड्रन टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही है। एक्सपीरियंस को एब्जॉर्व करने के बाद क्या करेंगे, एक दूसरे से एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे कि हमने ये देखा, हमने ये एब्जॉर्व किया एक्सपीरियंस को। इनकरेज हिज एंड हिज चिल्ड्रन टू एब्जॉर्व शेयर एंड एक्सपीरियंस फॉलो बाय डिस्कशन ऑन द एक्टिविटी। देखिए ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन इसमें इंक्लूडेड है ना। इसमें ये भी बात बताई गई है कि एब्जॉर्व भी करना है, शेयर भी करना है, एक्सपीरियंस को एब्जॉर्व भी करना है और फॉलो बाय द डिस्कशन भी करना है। यस, अब फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। इनकरेज हिज एंड हिज चिल्ड्रन टू आंसर द क्वेश्चन एट देयर होम रिलेटेड टू द एक्टिविटी। देखिए यहाँ पे क्लासरूम लर्निंग की बात हो रही है, घर की लर्निंग की बात नहीं हो रही है। और आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है यही करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इंक्लूडेड है ना, और इसमें ज़्यादा बातें बताई गई हैं। सही ये भी है, लेकिन ये दोनों इसमें आ गया है और इसमें एक और पॉइंट जुड़ गया है कि हमको क्या करना है, डिस्कशन करना है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट, टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल, क्रो, डक, फिश, है ना। इन सब ये लिस्ट दिया हुआ और आपको क्या बताना है, इन दिस लिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा जानवर है जो कि अदर जानवरों से अलग है। तो चलिए चेक करते हैं। टॉर्टोइज कहाँ रहता है, पानी में रहता है। क्रोकोडाइल भी पानी में रहता है, डक भी पानी में रहता है और फिश भी पानी में रहता है। दे आर एक्वेटिक एनिमल। बट क्रो क्या है, क्रो क्या है, ये बर्ड है और ये पानी में नहीं रहता है। तो ये सबसे अलग कौन हुआ, क्रो। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिश दी हुई है और यहाँ पर बताया गया कि कहाँ के लोग क्या खाते हैं, वो डिश का आपको बताना है। सिटी और स्टेट दिया हुआ है और उससे रिलेटेड डिश दी है और आपको मैच करना है कि कहाँ के लोग क्या खाते हैं। सबसे पहले हांगकांग के लोग के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा है ना कि हांगकांग के लोग क्या खाते हैं, कुक्ड स्नेक खाते हैं, यानी स्नेक को काट के बना के खाते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 5 हो जाएगा। ठीक है, ए का 5 इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये तो ऑप्शन कट गया। एलिमिनेशन के थ्रू भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। फिर देखिए केरला के लोग क्या खाते हैं, बॉइल्ड टेपियोका खाते हैं विथ एनी करी, है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यानी बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, बी का इसमें थर्ड दे दिया है, इसमें भी बी का सेकंड दे दिया। बी का फर्स्ट किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में ही है ना। तो ये तो 3 तो कट गए, यही आंसर होगा। फिर भी हम और चेक करते हैं। कश्मीर के लोग क्या खाते हैं, फिश कुक करके मस्टर्ड ऑयल में खाते हैं, यानी सी का
सेकंड बिल्कुल सही है, सी का सेकंड। गोवा के लोग शी फिश को खाते हैं कोकोनट ऑयल में, यही डिफरेंस है ना, कि गोवा के लोग कोकोनट ऑयल में खाते हैं और कश्मीर के लोग मस्टर्ड ऑयल में खाते हैं। तो सरसों के तेल में कहाँ के लोग मछली पका के खाते हैं? कश्मीर के लोग। और गोवा के लोग मछली कैसे खाते हैं? कोकोनट ऑयल में, तो यानी नारियल के तेल में। तो यही ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू आपको सारा पढ़ना भी नहीं पड़ा, शुरू में ही ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स स्पेसिस मूव इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विथ जर्क, है ना। बैक एंड फोर्थ अपने नेक को क्या करता है? आगे पीछे, है ना, करती है जर्क के थ्रू, झटके से। वो कौन सी बर्ड है? आपका नाम बताना है। तो वो कौन सी बर्ड है? मैना है। ठीक है ना। आउल और मैना में आपको ये क्या है, आउल के बारे में बहुत हद तक अपने नेक को ये घुमा लेती है ना, लेकिन जर्क से अगर पूछेगा तो वो आंसर क्या होगा? मैना होगा, है ना, यानी झटके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउस। हाउस का डिस्क्रिप्शन दिया है और आपको बताना है कि कहाँ के हाउस के बारे में कौन सी सही बातें बताई गई है। ठीक है। इन राजस्थान द विलेजर लिव इन ए मड हाउस विथ रूफ ऑफ थॉर्नी ब्रूसेस। बिल्कुल सही है। राजस्थान के हाउस कैसे होते हैं? मड हाउस होते हैं, मिट्टी से बने हुए हाउस होते हैं, और उनकी जो रूफ होती है वो कांटेदार झाड़ियों से बनी होती है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन जो होता है वो हॉट एंड ड्राई होता है, जिसके कारण वहाँ तो कांटीले पेड़ यानी जीरोफिटिक प्लांट पाए जाते हैं। इन मनाली हिमाचल प्रदेश हाउस आर मेड ऑफ बैम्बो पिलर। देखो बैम्बो पिलर से हाउस नहीं बनी होती है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की हाउस किससे बनी रहती है? स्लैंटिंग रूफ रहती है ना। बैम्बो पिलर से कहाँ की बनी होती है? वो बनी होती है आसाम के हाउस का। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है। इनले 2 फ्लोर हाउस आर मेड ऑफ स्टोन। द ग्राउंड फ्लोर इज फ्रॉम एनिमल एंड फॉर द स्टोरिंग नेसेसरी थिंग। ये बिल्कुल से लेह एंड लद्दाख के हाउस ऐसे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ए एंड सी किस में है? थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है एलिफेंट के ऊपर है। चलिए हम देखते हैं। बहुत ही फेवरेट टॉपिक है सीटेट का एलिफेंट, और इससे एक क्वेश्चन बनता है हर बार, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट। एलिफेंट के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, कौन सी बातें सही हैं कौन सी नहीं है आपको बताना। एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप 2 to 4 आवर ओनली इन अ डे। बिल्कुल सही है, 2 से 4 घंटे ही ये सोता है एलिफेंट, है ना, बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं करता। एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 200 kg ऑफ लीव एंड ट्विंग इन अ डे। 200 kg नहीं खाता है वो, कितना खाता है? 100 kg ऑफ लीफ एंड ट्विंग खाता है ना। कितना खाता है? 100 kg ऑफ लीफ एंड ट्विंग एक दिन में खाता है। ठीक है ना। उसका उन लोग का वेट होता है 200 kg तक, लेकिन वो खाता तो 100 kg है। ये कंफ्यूज करने वाला बातें यहाँ पे बताई गई थी, ये तो होगा नहीं। दे लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर, दे मड कीप देयर स्किन कूल। बिल्कुल सही। वो आप एलिफेंट को देखे हो कि मड में लोटते हुए, है ना, तो वो क्या करते हैं? मड में लेटना और खेलना पसंद करते हैं। किससे क्यों करते हैं? क्योंकि उससे उनकी स्किन जो रहती है वो उनके शरीर को क्या मिलती है? ठंडक मिलती है। एलिफेंट हर्ड यानी झुंड होता है ना। एलिफेंट किस में चलते हैं? झुंड में चलते हैं। तो यहाँ पे बताया है कि एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड एवरीथिंग। बिल्कुल सही। जो लीडर होती है ना हर्ड की, वो कौन होती है? ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होती है ना। मेल एलिफेंट क्या होते हैं? 14 से 15 साल की उम्र में आते ही उस हर्ड को छोड़ के चले जाते हैं। तो ज़्यादातर उसमें कौन सी रहती है? फीमेल एलिफेंट ही रहती है ना, और उनके बच्चे रहते हैं। तो ये भी सही है, यानी ACND सही होगा। तो चलिए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन आपका होगा। ACND CDNA यहाँ पर दिया हुआ है ना। देखिए कंफ्यूज करने के लिए उल्टा भी दे देता है। ACDNA इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आया होगा कि ईवीएस में क्वेश्चंस कैसे करते हैं, और आपका रिवीजन भी हुआ होगा। तो चलिए फिर, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।